नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें हार्टिकल्चर में वेजिटेबल प्रोडक्शन में हम रूट क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम रेडिस और कैरेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोकोरबिट्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एसगार्ड, लौकी, कुमड़ा जिसको हम सीताफल बोलते हैं या कद्दू बोलते हैं या पंपकिन कहते हैं। इसके साथ साथ हम स्पंज गार्ड पढ़ेंगे, बिटर गार्ड पढ़ेंगे और भी ढेर सारे जो गार्ड्स होते हैं जो कुकुरबिट्स में आते हैं। इन सभी फसलों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो कुछ भी इस बुक में दिया गया है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रूट क्रॉप जो होता है। रूट क्रॉप एलिसिन इज ए एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस ऑफ गार्लिक मतलब होता है आपका लहसुन के अंदर एक एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एलिसिन। अगर कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है तो हम एलिसिन का उपयोग कर सकते हैं, जो इसके अंदर एक कंपाउंड होता है। मतलब गार्लिक का उपयोग हम एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक एलिन जो कि वाटर सॉल्युबल अमीनो एसिड होता है, ये भी प्रेजेंट होता है गार्लिक के अंदर। इसका क्या नाम होता है? एलिन होता है। ये एक तरीके का वाटर सॉल्युबल अमीनो एसिड है जो कि वाटर में आराम से सॉल्युबल हो जाता है, आराम से घुल जाता है। ये भी आपका गार्लिक में पाया जाता है। तो गार्लिक में पाए जाने वाले दो सब्सटेंसेस के मैंने नाम बताए, एक तो होता है एलिसिन और दूसरी है एलिन। ये दोनों आपके गार्लिक में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे रेडिस के बारे में। रेडिस की जो क्रॉप होती है ये एक रूट क्रॉप होती है और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेफेनस सटाइवस। क्या होता है? रेडिस का जो साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम होता है वो होता है रेफेनस सटाइवस। मस्टर्ड सॉफ्लाई एंड पेंटेड बग आर द पेस्ट ऑफ रेडिस। ये मस्टर्ड सॉफ्लाई है। मस्टर्ड सॉफ्लाई इस तरीके का होता है और इसके साथ साथ जो पेंटेड बग होता है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पेंट लगा दिया हो, ऐसे ब्राउन कलर का ढेर सारा पेंट लगा दिया हो, तो इसे कहते हैं पेंटेड बग। ये दोनों ही रेडिस में लगते हैं और ये पत्तियों को डैमेज करने वाले दोनों ही जो ये इंसेक्ट हैं, ये दोनों ही रेडिस की जो पत्तियां होती हैं उनको डैमेज करते हैं। और पत्तियां जब डैमेज होती हैं तो इससे जो रेडिस की ग्रोथ है, उसकी जड़ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। रूट्स ऑफ रेडिस प्रिपेयर फॉर सीड प्रोडक्शन इज नोन एज स्टाकलिंग। स्टाकलिंग क्या होता है? जब हमको क्या करना होता है, सीड प्रोड्यूस करना होता है। बात समझना ध्यान से। जैसे कि मैंने रेडिस की खेती कर रखी है, ठीक, कल्टीवेशन कर रखी है रेडिस की। अब हमको अगर रूट लेनी है उसकी, तब तो रूट एक है जो प्रॉपर हाइट और मोटाई का हो जाएगा। जब उसकी लेंथ प्रॉपर हो जाएगी तो हम उसको उखाड़ लेंगे ज़मीन से और इसको यूज़ कर लेंगे या फिर मार्केट में सेल कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर हमको सीड प्रोडक्शन करना हो तो हम क्या करते हैं कि रेडिस को उखाड़ लेते हैं ज़मीन से। उखाड़ने के बाद एक सर्टेन लेंथ के बाद उसको काट देते हैं। काटने के बाद उसको फिर से उसकी बुआई कर देते हैं, मतलब फिर से ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टाकलिंग, ठीक। तो इससे क्या होता है कि जो सीड प्रोडक्शन जब हमें करना होता है तो रूट उसकी ढेर सारी फिर से ग्रो हो जाती है और तब जो रूट ग्रो होती है वो सीड प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ब्राउन हर्ट इज़ कॉमन इन रेडिस ड्यू टू बोरान डेफिशिएंसी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रेडिस में कभी कभी आपको ब्राउन कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं जिसको हम ब्राउन हर्ट बोलते हैं। ये रेडिस में देखने को मिलता है, कम मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। और ये होता क्यों है? ये होता है बोरान की डेफिशिएंसी से। अगर हमारे खेत में बोरान की डेफिशिएंसी है तो ये वाली प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम सीड रेट की बात करें कि रेडिस का जो सीड रेट होता है, अगर 1 हेक्टेयर में हमको प्लांटिंग करनी है, ट्रांसप्लांटिंग करनी है या सोइंग करनी है, वैसे ट्रांसप्लांटिंग या प्लांटिंग नहीं होता है रेडिस में सोइंग होती है। इसका जो सीड होता है डायरेक्टली मेन फील्ड में सोइंग कर दी जाती है। तो 5.5 से लेके 11 किलो तक ये वेराइटी टू वेराइटी और सीजन टू सीजन डिफर करता है। अगर हम मानसून सीजन में या ठंडियों के सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो हमको कम सीड रेट लगेगा, क्योंकि उस समय जो मूली होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। अगर हम समर सीजन में ग्रो कर रहे हैं मूली को तो इसमें वैरायटी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं डेवलप हो पाती है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल होता है। उस समय जो
रेडिस होती है उसकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। इसी वजह से इसकी स्पेसिंग जो रो टू रो होती है या फिर प्लांट टू प्लांट होती है, ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रखा जाता है, जिससे कि इसकी जो सीड रेट है वो बढ़ जाती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 5.5 से लेकर 11 किलो के आसपास तक इसका जो सीड होता है वो पर्याप्त होता है अगर हमको 1 हेक्टेयर सोइंग करनी है रेडिस की। इसके बाद अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो वेराइटी में अर्का निशांत जो वेराइटी है ये एक मल्टी डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी, जैसे कि ढेर सारे डिजीज़ लगते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, तो ये सब जो डिजीज़ लगती है इसके अंदर रेडिस के अंदर, तो ये जो वेराइटी है अर्का निशांत ये सभी डिजीज़ से रेजिस्टेंट है। मतलब जब एक डिजीज़ से रेजिस्टेंट होती है तो नाम लिखा होता है, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटी। लेकिन अगर एक से ज़्यादा डिजीज़ से रेजिस्टेंट कोई वेराइटी होती है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी। तो अर्का निशांत इसी तरीके की वेराइटी है जिसमें ढेर सारे डिजीज़ जो होती हैं, ढेर सारे जो रोग होते हैं जो कि रेडिस में लगते हैं, उनके प्रति इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। उसके बाद है पूसा चेतकी, ये समर में ग्रो करने वाली एक अच्छी वेराइटी है। अगर हम बहुत गर्मी में इसको ग्रो कर रहे हैं, जो मई जून में आपको रेडिस देखने को मिलती है वो पूसा चेतकी से ही, मतलब अगर हमको मई जून में हार्वेस्टिंग कर रही है तो पूसा चेतकी हमारे लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। फिर उसके बाद है जापानीज़ वाइट, और उसके बाद है पूसा सफ़ेद और स्कारलेट ग्लोब। ये अच्छी कुछ वैरायटीज़ हैं रेडिस की जो कि अबेंडेंट मात्रा में खेती करी जाती है। इसके साथ साथ पूसा रश्मि भी वैरायटी है और पूसा हिमानी एक वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको थ्रू आउट द ईयर हम ग्रो कर सकते हैं, मतलब ये तीनों सीजन में, चाहे फिर खरीफ हो, चाहे वो रबी हो, चाहे वो जायद हो, ये तीनों सीजन में आराम से ग्रो हो जाती है। इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फेमस वैरायटी भी है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पूसा हिमानी किसकी वैरायटी है, ठीक। इसके बाद है राउंड चेरी बेल, ये एक रेड कलर की वैरायटी होती है रेडिस की। इसमें जो रेडिस का वो होता है, क्या कहते हैं, इसकी जो रूट होती है रेडिस की, इसकी ऊपर की स्किन पे हल्का हल्का रेड कलर होता है। कभी कभी ये रेड कलर अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही हल्का सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब अगली जो हमारी फसल है वो है कैरेट, डाकस कैरोटा। देखो एक चीज़ मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, इसमें फसलें जो हैं वो काफ़ी छोटी छोटी दी गई हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, जो कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ज़रूर से डिटेल में पढ़ें, इतना भी ज़्यादा शॉर्ट में नहीं होना चाहिए। ये तो बस इस वजह से है क्योंकि एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, और कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस बुक में नहीं है, इंस्टेंट हार्टिकल्चर में नहीं है, तो आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने वहाँ से नहीं देखा है इंस्टेंट हार्टिकल्चर वाली प्लेलिस्ट, तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसको ज़रूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा इतना एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, तो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दें, जिससे चैनल की जो रीच बढ़ेगी तो मुझे थोड़ा सा और अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैरेट के बारे में। कैरेट जो होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम है वो है डाकस कैरोटा। कैरेट इज़ ए एनुअल क्रॉप फॉर रूट प्रोडक्शन एंड बाइनियल क्रॉप फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स। बात समझना ध्यान से, क्या होता है कैरेट, वैसे एक्चुअली होता तो ये एनुअल क्रॉप है, क्योंकि हमको रूट का प्रोडक्शन लेना होता है। जैसे हमको गाजर जो होती है, केवल अगर इसी का प्रोडक्शन लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको एनुअल उगाएंगे, ठंडी के सीजन में इसको उगाया जाता है, और इसकी रूट जब प्रॉपर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको उखाड़ लेते हैं और अपना यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से तो ये एनुअल हो गया। लेकिन अगर हमको इसकी फ्लावरिंग लेनी है और हमको सीड प्रोड्यूस करना है कैरेट का, तो उस कंडीशन में हमको इसको बायनियल करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार इसको उखाड़ लेंगे, उखाड़ने के बाद फिर इसको दोबारा फिर इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, और कई बार एक ही बार जो हम क्या करते हैं, इसकी प्लांटिंग कर देते हैं, मतलब सीड सोइंग कर दिए और ये फ्लावरिंग तक जाएगा। तो अगर हम फ्लावरिंग ले रहे हैं तो 2 सीजन लग जाएंगे, अगर हम केवल रूट ले रहे हैं तो केवल एक ही सीजन में हो सकता है। इसी वजह से इसको एनुअल और बायनियल दोनों तरीके से ग्रो किया जाता है। कांजी एक तरीके का बेवरेज होता है, इस तरीके का एक बेवरेज होता है सेमी लिक्विड टाइप का,
इसको जैसे आप ऐसे समझिए जैसे सूप होता है, उसी तरीके से ये कांजी बनाया जाता है। ये कैरेट से बनता है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन ज़्यादातर ये जो फेमस है ये चाइना में ज़्यादा फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्किंग ऑफ कैरेट इज़ ड्यू टू हार्ड पैन ऑफ सॉइल। बात समझना, जैसे कि कोई ऐसी सॉइल है जो बहुत ही अच्छे से जुताई करके नहीं बुआई की गई है, और या फिर ऐसी कोई सॉइल है कि जिसमें सिंचाई कर देने पर वो जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल, तो इस तरीके की सॉइल में अगर हम कैरेट की खेती कर रहे हैं, जैसे ब्लैक सॉइल जो होती है सिंचाई कर दो तो वो बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है, लेकिन जैसे ही पानी सूखता है वैसे ही इतना ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाने की वजह से क्या होता है कि कैरेट की जो ये रूट होती है ये ज़मीन के अंदर बहुत सही सीधे तरीके से जा नहीं पाती है। तो क्या हो जाता है कि ये फोर्क जैसा बन जाता है। आपने जो चाउमीन खाने वाला कांटा होता है, कांटे वाला चम्मच, उसको हम फोर्क बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसमें फोर्क बन जाता है। ऐसे ढेर सारे इसमें ऐसे जड़ निकल जाती है, ये ढेर सारे ब्रांचेस में टूट जाता है। इसका जो कैरेट की जो रूट होती है ढेर सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो ये इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, फोर्किंग कहते हैं। ये फोर्किंग होता क्यों है? ये फोर्किंग तब होता है जब हमारी जो सरफेस है, सॉइल है जिसमें हम कैरेट की खेती कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा हार्ड होगी तो कैरेट का जो रूट पेनिट्रेशन है वो सीधा नहीं होकर मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल पार्ट्स में, और इसी की वजह से इस तरीके का हमको जो रूट है कैरेट का वो देखने को मिलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्किंग बोलते हैं। इसके बाद अगर हम सीड रेट की बात करें तो जो कैरेट होता है, कैरेट में 5 से 6 किलोग्राम सीड रेट पर सफिशियंट होता है 1 हेक्टेयर की अगर हमको सोइंग करनी है। 1 हेक्टेयर की सोइंग के लिए 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक, इसके बाद अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो पूसा केसर वैरायटी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, सूटेबल होती है अर्ली ग्रोइंग के लिए। मतलब ये जो है मार्केट में बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाता है, जल्दी तैयार हो जाता है। पूसा मेघाली भी एक अच्छी वैरायटी है, इसके अंदर विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसको ज़रूर याद कर लेना कि कैरेट की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसके अंदर विटामिन ए हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है, तो वो कौन सा है, पूसा मेघाली है। वहीं अगर हम बात करें कंटनेरी, ये भी एक कैनिंग और स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और अगली वैरायटी जो है वो है इम्परेटर, ये एक लेट मैच्योरिंग वैरायटी है। और उसके बाद है ऊटी 1, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। तो ये सब जो वैरायटी हैं कैरेट की, ये काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ मानी जाती हैं। तो आपकी जो रूट क्रॉप थी, ये 2 रूट क्रॉप आपकी जो थी वो थोड़ी थोड़ी देर में 6-6 मिनट के अंदर मैंने ख़त्म कर दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे बात करते हैं कुकुरबिट्स के बारे में। कुकुरबिट्स क्या होता है, जो कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, ज़्यादातर इनको हम समर सीजन में ग्रो करते हैं। इनको समर क्रॉप भी कहते हैं या फिर आप जायद क्रॉप भी कह सकते हो। तो इनको इस सीज़न में ज़्यादा ग्रो किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं इन कुकुरबिट्स में जो तीनों सीजन में ग्रो हो जाती हैं। लेकिन बेसिकली जो कुकुरबिट्स है वो एक जायद की फसल है जो कि समर सीजन में ग्रो करी जाती है, समर क्रॉप है ऐसे भी कह सकते हो। इसमें जो है पूसा विश्वास और अर्का चंदन, पूसा विश्वास और अर्का चंदन, ये 2 वैरायटी हैं। ये दोनों वैरायटी किसकी हैं, पंपकिन की हैं। पंपकिन का मतलब कद्दू की वैरायटी हैं। कौन कौन सी, पूसा विश्वास और अर्का चंदन, ये दोनों वैरायटी किसकी वैरायटी हैं, ये पंपकिन की वैरायटी हैं। और पंपकिन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी पंपकिन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कद्दू कहते हैं या फिर सीताफल कहते हैं। सॉरी गाइस, एक फ़ोन आ गया था। पूसा चिकनी इज़ ए वैरायटी ऑफ तुरई। तुरई आपने देखा होगा, तुरई इसको हम क्या कहते हैं, स्पंज गार्ड कहते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि लोग स्पंज गार्ड जब हार्ड हो जाती थी, इसमें फाइबर जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो इसका लोग यूज करते थे बर्तन साफ़ करने में और नहाते समय अपने शरीर को रगड़ने में, जिससे मैल जो है वो साफ़ हो जाए कायदे से। तो स्पंज गार्ड का इस तरीके से भी यूज करते थे। इसी को हम तुरई भी बोलते हैं, हिंदी में इसको तुरई कहा जाता है। इसमें एक वैरायटी है पूसा चिकनी। ठीक, पूसा चिकनी एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इसके अंदर जो रेशे होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, मतलब जो फाइबर होता है ये नहीं पाया जाता है। ये कौन सी वैरायटी है, पूसा चिकनी वैरायटी है। इसके बाद अगर हम बात करें बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, हिसार सिलेक्शन 1, ये सभी वैरायटी किसकी हैं, ये सभी टिंडा की वैरायटी है, जिसको हम राउंड गार्ड भी कहते हैं। टिंडा की फसल आपने लोगों ने देखी होगी, राजस्थान में तो टिंडा काफ़ी लोग खाते हैं, लेकिन यूपी में मैंने टिंडे की फसल को ज़्यादा लोगों को देखा नहीं खाते हुए। पाउडरी मिल्ड्यू इन सिट्रस, पाउडरी मिल्ड्यू इन कुकुरबिट्स इज़ ड्यू टू
इरेसिफी किकोरे केरम, बात समझना। इसका जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है कुकुरबिट्स का, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है फंगस का, ये क्या होता है, इसके साइंटिफिक नेम होता है इरिसिफी क्रिकोरे केरम। ठीक, बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये होता है क्या, कुकुरबिट्स का पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़, इसी की वजह से लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें डाउनी मिल्ड्यू को, देखो एक बार और समझा देता हूँ। जो पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम इस तरीके से दिखता है। जब आप इसकी पत्तियों पर देखेंगे कुकुरबिट्स की, तो आपको क्या लगेगा कि इस पे पाउडर का किसी ने ढेर सारा छिड़काव कर दिया हो। जब आप ऐसे इस पे हाथ लगाएंगे तो आपको क्या होगा, आपके हाथ में वो पाउडर चिपक जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इस पर पाउडर डाल दिया, लेकिन वो पाउडर नहीं होता है, वो फंगस होता है। यही फंगस का साइंटिफिक नेम होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ। काफ़ी बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर जी आप तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। देखो बात मैं बताऊँ, एक फसल में कम से कम 20 डिजीज़ लगती है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ के नाम नहीं याद होते हैं। मैं फैक्चुअल बात आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से देखो, जब मैंने पढ़ा था, जब मैं पढ़ाई करता था, पढ़ते समय मैंने जो याद किया था, ऐसे समझो कि मैंने जितनी भी फसलें पढ़ी हैं उसमें से लगभग मैंने 200 डिजीज़ के नाम याद कर रखे हैं। उनके जब साइंटिफिक नेम आते हैं तो उसको मैं थोड़ा फ्लुएंटली बोल पाता हूँ। जिसको मैंने नहीं याद कर रखा है उसको मैं थोड़ा फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ। और कई बार क्या होता है कि इनके साइंटिफिक नेम चेंज भी हो जाते हैं, इसी वजह से भी बोलना थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा उस वे में नहीं लीजिए कि मुझे आ नहीं रहा यार। हर आदमी को हर चीज़ नहीं आती है। हाँ, मैं आपको सिम्टम अच्छे से समझा पा रहा हूँ और चीज़ें आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ज़बान से नहीं निकल पाता, बात टूट जाती है। तो कोई लोग कहते हैं कि यार तुमको तो खुद ही नहीं आ रहा, तुम पढ़ा क्या रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, इसको आप सुधार सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम डाउनी मिल्ड्यू को। डाउनी मिल्ड्यू का जो सिम्टम होता है इस तरीके का दिखता है। इसमें क्या होता है कि पत्तियों का जो निचला पोर्शन होता है वहाँ पर फंगस डेवलप हो जाते हैं। और ये निचला जो नीचे का जो डेवलप होता है फंगस, ये बाहर इस तरीके का स्पॉट, ऊपर की तरफ इस तरीके का स्पॉट दिखाने लगता है। तो ये क्या होता है, ये डाउनी मिल्ड्यू होता है कुकुरबिट्स में। ये क्यों होता है, ये भी होता है एक फंगस की वजह से। और इस फंगस का नाम है स्यूडोपेरानोस्पोरेक्यूबेंसिस। ये क्या होता है, ये पाउडरी मिल्ड्यू जो अपना होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है। फिर आगे हम बात करते हैं येलो वाइन ऑफ कुकुरबिट्स। येलो वाइन जो होता है कुकुरबिट्स का, ये क्यों होता है, ये होता है सिरेटिया मार्सेसेंस। इसकी वजह से होता है क्या, येलो वाइन। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी आप कुकुरबिट्स के फील्ड में चले जाओ, मतलब जहाँ पर एबंडेंट मात्रा में कुकुरबिट्स की खेती हो रही हो, तो अगर आप वहाँ जाओगे तो आप देखोगे कि कहीं कहीं बीच बीच में कुछ ऐसे जगह होती है जहाँ पर पत्तियाँ हल्की सी पीली पड़ी होती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन पत्तियों में जो वाइन्स होती हैं ये भी आपको हल्का सा पीला पीला दिखेगा। ये क्यों होता है, ये इसी की वजह से होता है जिसका नाम है सिरेटिया मार्सेसेंस, इसी की वजह से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बड नेक्रोसिस। मोस्टली इन वाटरमेलन, वायरल होता है ये, वायरल ट्रांसमिटेड बाय सीड्स। बात समझना, बड नेक्रोसिस क्या होता है, वाटरमेलन के अंदर होता है। ये एक तरीके का वायरल डिजीज होता है, मतलब वायरल होता है, ये वायरस की वजह से होता है। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, सीड के द्वारा। मतलब कि जब हमने सीड प्रोड्यूस किया तो उस सीड में था, जब मैंने उसको ग्रो किया तो ये बड नेक्रोसिस फिर से इस सीड में आ गया, मतलब इस पौधे में आ गया। इसमें बड नेक्रोसिस में होता क्या है कि जब भी कोई नई कलिका निकल रही होती है तो वो कलिका हल्का सा एबनॉर्मल हो जाती है, मुड़ जाती है और टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। और उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है कि डेवलपमेंट अच्छे से हो नहीं पाता। मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि फ़ोटो तो मिली नहीं, मैं नेट पे खोज रहा था। तो आप ऐसे समझिए कि जो बड होता है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं बड नेक्रोसिस। फिर आगे हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कुकुरबिट्स। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कुकुरबिट्स, इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट कुकुरबिट्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट लगता है वो लगता है रेड पंपकिन बीटिल। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेफिडोपल्पा फोइकोइलिस।
क्या होता है, रेफिडोपल्पा फोइकोइलिस। ये क्या होता है, रेड पंपकिन बीटल इस तरीके का दिखता है, एक तरीके का बीटल होता है, लाल लाल होता है, पंपकिन में ज़्यादातर लगता है, लेकिन ये जितने कुकुरबिट्स हैं उन सब में लग सकता है, इसी वजह से इसको रेड पंपकिन बीटल कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस पेस्ट होता है ये रेड पंपकिन बीटल। बोथ चाहे वो ग्रेब हो चाहे अडल्ट हो, दोनों ही डैमेज करते हैं। द ग्रेब डैमेज द प्लांट बाई बोरिंग इनटू रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। बात समझना, इसके जो ग्रब होते हैं, एडल्ट से पहले की स्टेज होती है ग्रब। अभी मैं एंटोमोलॉजी जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें बताऊंगा लार्वा क्या होता है, पीपा क्या होता है, मैगट क्या होता है, ग्रब क्या होता है, ये सब डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि इसमें एडल्ट से जो पहले का स्टेज होता है ग्रब, वो क्या करता है कि जो रूट जो होती है उसमें छेद कर देता है, उसमें बोर कर देता है, और जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उनको भी छेद करके नुकसान पहुंचाता है। और इसका जो बीटल होता है जब एडल्ट हो जाता है तो वो पत्तियों का सेल शेप को सक करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। बट बीटल आर वेरी डिस्ट्रक्टिव टू वेजिटेटिव, पार्टिकुलरली मार्च अप्रैल। ये मार्च अप्रैल के महीने में ज़्यादा होता है, जब क्रीपर्स आर वेरी यंग, जब ये बहुत ज़्यादा जवान होते हैं, बिल्कुल यंग होते हैं, ग्रब से निकले हुए होते हैं, तब उस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हैं। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसको मैनेज करने के लिए हम कार्बोफ्यूरान का यूज कर सकते हैं, और चाहे फिर हम मिथाइल पैराथियन का यूज कर सकते हैं दी गई मात्रा में, जैसे 3 ग्राम 7 किलोग्राम में मिला के कर सकते हैं, या 2% डस्ट 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको मिला के कर सकते हैं, या फिर मेलाथियान 50 EC का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी दवाएं हैं, कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनका यूज़ करके हम रेड पंपकिन बीटल को अपना प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुकुरबिट्स फ्रूट फ्लाई इस तरीके का होता है, अभी मैंने कल भी आपको दिखाया था। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बैट्रोसेरा कुकुरबिटेई। बात समझना, बैट्रोसेरा रूफोमैकुलाटा एक मैं पढ़ा चुका हूँ, ये बैट्रोसेरा कुकुरबिटेई है, क्योंकि ये कुकुरबिट्स में लगता है तो इसका साइंटिफिक नेम बदल गया, मतलब थोड़ा इसकी स्पीसीज बदल गई है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आ जाता है। तो ये क्या होता है, कुकुरबिट्स फ्रूट फ्लाई। मैगट फीड पल्प, इसका जो मैगट होता है, मतलब इसके जस्ट पहले वाला स्टेज, उसमें एडल्ट से जस्ट पहले वाला स्टेज, उसमें क्या होता है, ये पल्प को खाता है और सीड इन्फेस्टेड फ्रूट में फॉल परमानेंटली एंड फ्रूट बिकम सॉफ्ट एंड रोटन। बात समझना, ये फ्रूट फ्लाई क्या करता है कि सबसे पहले इसका जो मैगट होता है ये तो पल्प को खाता है, मतलब चाहे लौकी हो, कद्दू हो, सीताफल हो, मतलब किसी में भी ये अंदर घुस जाएगा, उसके क्या करते हैं पल्प को खाता रहेगा। और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि उसके अंदर का जो सेल शेप होता है बाहर से चूस लेगा। तो जब इसके अंदर का सेल शेप चूस लेगा तो वहाँ की कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं, और कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं तो धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाता है जो अफेक्टेड पार्ट होता है, और धीरे धीरे जब सॉफ्ट हो जाएगा तो वहाँ पर रोटिंग होने लगेगी, बोले तो सड़ने लगेगा, धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है। तो ये कुकुरबिट्स फ्रूट फ्लाई का सिम्टम होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए भी हम मेलाथान 35 EC का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे गुड़ और चाहे मोलेस का 50 लीटर पानी में मिलाकर, और क्या कर देंगे, मेलाथियान मिला लो और आधा किलो गुड़ मिला लो, कितने में, 50 लीटर पानी में, और फिर इसका छिड़काव कर दो। तो आराम से गुड़ मिलाए रहेंगे तो पत्तियों पर चिपक जाएगा गुड़, और गुड़ के साथ साथ मेलाथियान भी अच्छे से चिपक जाएगा। तो हम आराम से ये जो कुकुरबिट्स है फ्रूट फ्लाई वाला, इसको हम मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद जो अगला इसमें लगता है वो है कुकुरबिट माइट। कुकुरबिट जो माइट होता है ये इस तरीके से देखने में लगता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होता है, और ये कुकुरबिट्स की जो फसलें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टेट्रानाइकस, क्या होता है, टेट्रानाइकस कुकुरबिटेई। टेट्रानाइकस कुकुरबिटेई जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, रेड स्पाइडर माइट भी इसको कहा जाता है। रेड स्पाइडर माइट के नाम से भी ये जाना जाता है। सक सेल शेप बाई मेकिंग वेविंग ऑन अंडर साइड ऑफ लीफ। बात समझना, ये क्या करता है कि जो निचला वाला पोर्शन होता है पत्तियों का, वहाँ पर ये क्या बना लेता है, जाला बनाता है।
और उसके बाद क्या करता है, वहाँ पर रह के ये पत्तियों का सेल शेप जो होता है, कोशिकाओं के अंदर का जो पानी होता है उसको ये सोखता रहता है, मतलब उसको चूसता रहता है, जो पत्तियाँ हमारी डैमेज हो जाती हैं। डैमेज कन्फर्म टू अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, ये अंडर सरफेस ऑफ लीफ में ये कन्फर्म होती है, मतलब पत्तियों के अंदर अंदर ये खाता रहता है, अंदर का जो जूस होता है वो चूसता रहता है। तो अंडर सरफेस ऑफ लीफ में हम इसको देख सकते हैं कि इसका डैमेज हो रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइक्लोफॉल या फिर इथायोन 50 EC का अगर हम 1.5 ml की पर लीटर के हिसाब से एक घोल बना लें और उसका छिड़काव कर दें, तो इससे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसको, कुकुरबिट्स माइट को। अब हम बात करेंगे फसलों की। कुकुरबिट्स में जो लगने वाले इंसेक्ट थे उसको मैंने डिटेल में बता दिया। कुकुरबिट्स में 2 चीज़ें और लगती हैं, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, इसको भी मैंने बता दिया। कुकुरबिट्स की अगर हम बात करें तो कुकुरबिट्स का जो साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कुकुमिस सटाइवस। इसको क्या कहते हैं, इसको खीरा के नाम से जाना जाता है। इसके अगर सेक्स फॉर्म की बात करें तो मोनोसियस होता है। मोनोसियस का क्या मतलब होता है, जब संतति बढ़ाने के लिए केवल एक पौधे की ज़रूरत होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसियस। संतति बढ़ाने के लिए केवल एक पौधे की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या कहेंगे, मोनोसियस। एक पौधे की ज़रूरत में दोनों काम हो जाएगा। एक ही पौधे से अगर संतति पूरी बढ़ रही है तो कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर हैं। इस तरीके से आप याद करेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा, नहीं तो मेरी तरीके से बार बार आप कंफ्यूज होते रहेंगे। मैं भी यार बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं बार बार इसको कंफ्यूज हो जाता हूँ। दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ अगर उल्टा पुल्टा घुस जाती है तो वो निकलती नहीं है जल्दी से। वो बचपन में मैंने जब 11th में इसको याद किया था तो वैसे उल्टा पुल्टा घुस गया था। तब से मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मैं कॉन्सेप्ट बना के उनको पढ़ा देता हूँ, याद हो जाता है, लेकिन मैं खुद ही भूल जाता हूँ। तो मोनोसियस जो होता है इसको कैसे याद कर सकते हो, अगर संतति बढ़ाने के लिए एक पौधे की ज़रूरत पड़ रही है, संतति बढ़ाने का मतलब कि इनमें प्रॉपर पॉलिनेशन हो जाए और सीड का डेवलपमेंट हो जाए, ठीक, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, संतति बढ़ाना। तो अगर एक ही पौधे से संतति बढ़ जा रही है, किसी दूसरे पौधे की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमको, तो हम क्या कहेंगे, मोनोसियस। और एक ही पौधे से संतति तब बढ़ेगी जब उसी पौधे पर मेल पार्ट भी हो और उसी पौधे पर फीमेल पार्ट भी हो। तो ऐसे कह सकते हैं कि जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पौधे पर होते हैं तो इस तरीके के पौधों को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। तो कुकुम्बर कैसा होता है, मोनोसियस होता है। इसके बाद है पिलो डिजीज़ ऑफ कुकुम्बर इज़ ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, इसमें पिल्लो डिजीज़ हो जाता है। और इसका जो वेक्टर ऑफ कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, कुकुम्बर जो मोज़ेक वायरस होता है कुकुम्बर के अंदर जो लगता है, इसका वेक्टर कौन है, मतलब इसको लेके फैलाता कौन है, तो वो है एफिड। एफिड की वजह से कुकुम्बर मोज़ेक वायरस फैलता है। अगर हम सीड रेट की बात करें तो कुकुम्बर का 2.5 किलोग्राम सीड जो होता है वो पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर की प्लांटिंग करने के लिए। अगर हम वैरायटी की बात करें तो पूसा संयोग एक गाइनोसियस वैरायटी है। गाइनोसियस वैरायटी का मतलब इसमें फीमेल पार्ट ज़्यादा होंगे, ठीक। जापानीज लॉन्ग एक वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद है पिंसेट एक वैरायटी है। बालम खीरा भी एक अच्छी वैरायटी है। इसी बालम खीरा का यूज करके कई बार चूड़ा भी बनाया जाता है जो कि मार्केट में बेचा जाता है, बालम खीरा चूरन के नाम से आता है। तो ये सब जो वैरायटीज़ हैं वो खीरे की अच्छी अच्छी वैरायटी मानी जाती हैं। इसके बाद अपना अगला जो क्रॉप है वो है वाटरमेलन। ध्यान से समझना वाटरमेलन क्या होता है और कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। वाटरमेलन का जो साइंटिफिक नेम होता है या फिर बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस लैलनेटस। ये काफ़ी एक मीठा सा फल होता है। इसके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है वो 96 to 98% के आसपास पाया जाता है, मतलब पानी इसके अंदर बहुत पाया जाता है। गर्मी की फसल 92 से 95% के आसपास पानी पाया जाता है, मैंने गड़बड़ कर दिया। 92 से 95% के आसपास इसके अंदर वाटर कंटेंट पाया जाता है। ये समर क्रॉप में ग्रो किया जाता है और गर्मियों में हमको इसको ज़्यादा सेवन करना चाहिए क्योंकि इसका सेवन करने से हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ता रहता है। अब बात समझते हैं। वाटरमेलन फ्रूट कंटेंट 92 to 95% वाटर, इसमें इतना वाटर पाया जाता है। मेटालिक साउंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग सो इमेच्योर। देखो इसको पता कैसे करते हैं, जो तरबूज होता है इसको हम कैसे पता करते हैं कि ये मैच्योर हो गया है। तो देखो बात समझना, जब हम
इसके फल को ऐसे टैप करते हैं, मतलब इसको थपथपाते हैं, अगर हमको मेटालिक साउंड आ रहा है, इसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसा साउंड सुनाई देगा, मेटालिक साउंड सुनाई देगा, जैसे लगेगा जब आप तरबूज को थपथपाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसके अंदर कोई हार्ड सा मेटल भरा हुआ है, तो उस तरीके का साउंड आपको मतलब सुनाई देगा, मेटालिक साउंड। कब? जब इमेच्योर होगा। वहीं अगर ये जब पक जाएगा, मैच्योरिटी के स्टेज में आ जाएगा, तब अगर आप इसको थपथपाएंगे तो हैवी डल साउंड आएगा। हैवी डल साउंड का ये मतलब होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसके अंदर पानी भरा हुआ हो। तो ये साइन होता है जिससे हम जान पाते हैं कि हमारा जो वाटरमेलन है वो मैच्योर हो गया है। वहीं अगर हम बात करें, द ड्राइंग ऑफ टेंड्रिल्स एट द बेस ऑफ द फ्रूट इज आल्सो ए साइन ऑफ मैच्योरिटी। जो फ्रूट होता है, फ्रूट के बेस के आसपास के जो टेंड्रिल्स होते हैं, टेंड्रिल्स ऐसे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि अगल बगल का जो कोई चीज़ होता है उसको लपेट के सपोर्ट देते हैं। तो ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं कि धीरे धीरे सूखने लगते हैं। फ्रूट के आसपास के जो टेंड्रिल्स होते हैं ये सूखने लगते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं बड नेक्रोसिस। बड नेक्रोसिस इन वाटरमेलन इज ड्यू टू एफिड। एफिड की वजह से इसके अंदर बड नेक्रोसिस होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया भी है। एफिस क्रेसिवोरा क्या होता है? एफिस क्रेसिवोरा जो होता है ये इस एफिड का साइंटिफिक नेम होता है। सीड रेट की बात करें तो 4 से 4.5 किलोग्राम इसके अंदर सीड रेट यूज किया जाता है। अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो शुगर बेबी जो वेराइटी है इसके अंदर, जिसमें 11 से 13% TSS पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा ये मीठा होता है। तरबूज में सबसे ज़्यादा जो मीठा तरबूज होता है वो शुगर बेबी तरबूज होता है। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद है दुर्गापुर मीठा। दुर्गापुर मीठा भी एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है। दुर्गापुर केसर ये एक येलो फ्लैश्ड वैरायटी होती है। और उसके बाद है पूसा रसल, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। और असाही यमातो, असाही यमातो भी एक अच्छी वैरायटी होती है। अर्का ज्योति भी अच्छी वैरायटी होती है। और इम्प्रूव साइफर ये एक अमेरिकन इंट्रोडक्शन वैरायटी है। मतलब ये क्या होती है कि अमेरिका में ग्रो करी जाती थी और इसको अब इंडिया में मिला के ग्रो किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इम्प्रूव्ड साइफर। ध्यान से समझना, इसमें जो सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है वो होता है दुर्गापुर मीठा और शुगर बेबी। ये दोनों वैरायटी जो हैं वो तरबूज की बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती हैं। अगर हम हाइब्रिड के बारे में बात करें तो अर्का मनिक ये पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी होती है। और दूसरी जो वैरायटी है पूसा बेदाना, ये सीडलेस हाइब्रिड वैरायटी है जो कि एक तरीके का ट्रिप्लॉइड वैरायटी मानी जाती है तरबूज की। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं मस्कमेलन की। मस्कमेलन क्या होता है? मस्कमेलन को हम कहते हैं खरबूज। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कुकुमिस मेलो। हाई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्रूट मैच्योरिटी एंड राइपनिंग इंक्रीजेज द स्वीटनेस। हाई टेम्परेचर जब होता है इसको प्रोड्यूस करने में, इसकी मैच्योरिटी के टाइम पर, तो स्वीटनेस बढ़ जाती है। बात समझना ध्यान से। जब खरबूज जो होता है ये अपनी मैच्योरिटी के टाइम पर आता है, अगर उस समय टेम्परेचर ज़्यादा हो, खूब खिली धूप पड़ रही हो, तो उसमें क्या होता है कि खरबूज बहुत मीठा होता है, तब ज़्यादा मीठा होता है। वहीं अगर पानी बरस गया तो तरबूज के अंदर की जो मिठास होती है वो कम हो जाती है। मस्क मेलन इज़ हार्वेस्टेड एट फुल स्लिप स्टेज। फुल स्लिप स्टेज क्या होता है? जब हम कभी तरबूज को देखते हैं तो आपको तरबूज में ऐसे ऐसे धारियाँ दिखेंगी। जब ये धारियाँ बहुत ही स्मूथ हो जाती हैं, बिल्कुल कायदे से भर जाती हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि हमारा जो तरबूज है वो पक गया है। हरा मधु को छोड़कर बाकी और जो वैरायटी है, हरा मधु को छोड़कर सबका यही एक सिम्टम होता है, यही सिम्टम प्रोड्यूस करता है फुल स्लिप स्टेज, जिससे हम जान पाते हैं कि हमारा जो खरबूज है वो अब पक गया है। अगर हम सीड रेट की बात करें तो 1.5 से 2 किलोग्राम सीड रेट इसके लिए उपयुक्त होता है मस्कमेलन की खेती करने के लिए। अगर 1.5 से 2 किलोग्राम का सीड हम उपयोग कर लें तो 1 हेक्टेयर में हम आराम से इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। वहीं अगर हम सीड रेट की बात करें 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर डिबलिंग मेथड से, अगर हम डिबलिंग मेथड से लगाएंगे तो 1 किलोग्राम लगेगा और अदरवाइज कितना लगेगा? 1.5 से 2 किलोग्राम लगेगा। फिर आगे हम बात करते हैं वेराइटीज़ के बारे में। दुर्गापुर मधु ये एक अर्ली वैरायटी होती है। उसके बाद हरा मधु ये एक लेट वैरायटी होती है। अर्का जीत
एक्सीलेंट फ्लेवर वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। पूसा मधुरस, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। पूसा रसराज, ये एक अर्ली वैरायटी होती है। पंजाब सुनहरी, अर्का राजहंस, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। अब ध्यान से समझना, इसमें जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है, दुर्गापुर मधु, ये एक अच्छी वैरायटी है। हरा मधु, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और पूसा मधुरस, ये अच्छी वैरायटी है। और पंजाब सुनहरी और अर्का राजहंस, ये सब जो वैरायटीज़ हैं, ये मस्क मेलन की काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती हैं। इसके बाद जो एक अगली फसल है वो है बॉटल गार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, लौकी बोलते हैं। लेगेनेरिया सिकेरेरिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको लौकी कहते हैं। इसके सीड रेट की बात करें तो 1 हेक्टेयर की प्लांटिंग के लिए 3 से 6 किलोग्राम जो इसका सीड होता है वो पर्याप्त माना जाता है। वहीं अगर हम वेराइटीज़ की बात करें तो पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, काफ़ी लंबी सी वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। और PBOG1, इसको हम पंत शंकर भी बोलते हैं। और सम्राट, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सम्राट जो वैरायटी है ये काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है आपकी बॉटल गार्ड की, हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी है। पूसा मंजरी, ये भी एक अच्छी वैरायटी है जो कि स्प्रिंग सीजन में ग्रो की जाती है। और उसके बाद पंजाब कोमल है, अर्का बहार है और पूसा मेघदूत है। ये F1 हाइब्रिड वैरायटी है जो कि पब्लिक सेक्टर की है, पूसा मेघदूत। ये सब कुछ वैरायटीज़ थी बॉटल गार्ड की जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में एक आध बार डिस्टर्बेंस हो गई क्योंकि एक आध फ़ोन आ गया था जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।